मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल जो है वो ब्रिक्स और सीमेंट से नहीं बनता, आपकी लैब्स और वर्कशॉप्स से नहीं बनता, आपके क्वालिटी ऑफ क्लासरूम से नहीं बनता। खाली स्कूल बनता है, स्कूल के अंदर लीडर के विजन से बनता है, उसके पैशन से बनता है और एक पर्पस से बनता है। और मैं जब अभी डॉक्टर साहब के साथ बैठा था साथ साथ में, तो वो मुझे बता रहे थे पिछले 40 साल में इस स्कूल ने कैसे प्रोग्रेस किया और पिछले कुछ वर्षों में कैसे उन्होंने टैलेंट खोद खोद के दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से कैसे उनको टैलेंट को यहाँ लेके आए हैं कि इस स्कूल को और प्रतिष्ठित करें। तो लीडर का एक ये बहुत बड़ा काम होता है कि कैसे वो सही लोगों को एक अच्छे संस्थान को बनाने में लेके आए। क्योंकि मैं खुद एक फाउंडिंग वाइस चांसलर रहा हूँ 10 साल, और मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी जब बनाने के लिए निकला था तो ना मेरे पास गाड़ी थी, ना लोग थे, ना स्टाफ था। केवल 100 एकड़ की एक ज़मीन थी जिस पे अनाज उगा हुआ था, और सरकार ने कहा कि जाइए जाके यहाँ यूनिवर्सिटी बनाइए। तो मैं समझ सकता हूँ कितना कठिन होता है एक लीडर के लिए एक संस्था को बनाना। और इसलिए जिस प्रकार से डॉक्टर अमिता मुल्ला जी ने पिछले कुछ वर्षों में इस इंस्टीट्यूशन की, तथा एक और इंस्टीट्यूशन है जहाँ ये निरंतर जाती हैं, मैं उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करता रहता हूँ। उनका पैशन बड़ा ही इन्फेक्शस है और मुझे लगता है वो आपके टीचर्स में भी ट्रांसलेट होता दिखाई देता है। क्योंकि जब टीचर अपना पर्पस क्लैरिटी के साथ समझता है कि मेरा रोल क्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि जिसे टीचिंग प्रोफेशन में होना चाहिए वो टीचिंग प्रोफेशन में है नहीं, क्योंकि या तो नौकरियों के कारण से टीचिंग प्रोफेशन में लोग आ रहे हैं, अन्यथा भारत की जो सभ्यता है यहाँ लोग टीचिंग प्रोफेशन को सबसे ऊपर मानते थे, सब कुछ त्याग करके टीचर बन जाते थे, क्योंकि उनका पैशन होता था कि हम किसी का जीवन बदलें। तो अगर इस प्रकार का वातावरण एक लीडर अपनी इंस्टीट्यूशन में खड़ा करे जहाँ पे टीचर इस पैशन के साथ काम करे कि वो क्या बदल रहा है। आप केवल बच्चों का मार्क्स कार्ड में नंबर नहीं बढ़ा रहे, ये तो हर एक स्कूल करता है। आप उनके माइंड को नॉलेज से नहीं भर रहे, ये हर एक स्कूल करता है। और आजकल तो इंटरनेट और एआई बहुत आसानी से ये कर रहा है। आप एक टीचर के नाते बच्चों के माइंड को इग्नाइट करते हैं। और जब मैंने माइंड को इग्नाइट करने की बात की, हमारी साइकोलॉजी में माइंड जो है हम कहते हैं देयर इज ए 2 ब्रेन मॉडल, 2 ब्रेन थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है। सभी के पास लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है, लेकिन सभी लोग नहीं समझते कि इस लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का पर्पस क्या है एक इंसान के जीवन में। तो कुछ लोग बड़े लेफ्ट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग राइट ओरिएंटेड होते हैं। तो छोटी सी आपको बताऊंगा बात, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये बड़ा मैथमेटिकल ब्रेन है, क्वांटिटेटिव ब्रेन है, एनालिटिकल ब्रेन है, ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन है, स्ट्रक्चर्ड ब्रेन है। मीन्स ये जो लेफ्ट ब्रेन है इसे नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, इसे डेटा बड़ा अच्छा लगता है, इसे साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैकेनिकल टेम्परामेंट, किसी चीज़ को स्ट्रक्चर में देखना, किसी को ऑर्गेनाइज तरीके से देखना, लॉजिकल तरीके से देखना, ये लेफ्ट ब्रेन नॉर्मली इस तरह की प्रेफरेंसेस को परस्यू करवाता है। लेकिन जो राइट ब्रेन है वो बड़ा एम्पैथेटिक ब्रेन है, वो इंट्यूटिव ब्रेन है, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड ब्रेन है, वो ब्रेकिंग द बाउंड्रीज वाला ब्रेन है, वो स्पॉन्टेनियस है, उसमें स्ट्रक्चर नहीं है। अगर स्ट्रक्चर मिलता है उसे तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे स्पॉन्टेनिटी भी बड़ा मज़ा आता है, उसे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप कभी कभी देखेंगे हमारे परिवारों में भी स्पाउसेस भी राइट लेफ्ट ब्रेन होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और इस कारण से कभी कभी हम एक दूसरे को एक्नॉलेज करने में संकोच करते हैं, कतराते हैं। क्योंकि अगर मैं राइट ब्रेन हूँ और मैं पीपल ओरिएंटेड और एम्पैथेटिक और इनोवेटिव और क्रिएटिव, इंट्यूटिव, स्पॉन्टेनियस हूँ, और मेरा पाला एक लेफ्ट ब्रेन से पड़ा है जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता है, सेफ कीपिंग है, तो आप देखिएगा आप कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये मेरी तरह सोचने वाला आदमी नहीं। और इस कारण से
घरों में कॉन्फ्लिक्ट, चॉइसेस में कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों की फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए। टीचर्स, मैं यही कहूँगा, टीचर्स बच्चों को वो फ्रीडम दें जहाँ पे बच्चे अपने प्रेफरेंसेस को अलाइन करके चलें जीवन में। आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दी। मैं हमेशा एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो कि हम लोग सक्सेस को हमेशा प्रेजेंट करते हैं, अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रेजेंट करते हैं, मार्क्स को, नंबर्स को, अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। क्या कभी ऐसा भी आएगा कि हम फेलियर्स को प्रेजेंट कर सकें? क्या कभी ऐसा आ सकता है कि जहां हम असफल रहे हों, जहां केवल प्रयास और प्रयत्नों को हाईलाइट किया जाए? क्या इस प्रकार का भी वातावरण हम बना सकते हैं? लेकिन देखिए, घरों में क्या होता है, बच्चे आते हैं तो पहला प्रश्न होता है कितने नंबर आए, कितने नंबर लाओगे, या कितने नंबर आए। यही चर्चा चलती है और यही एक्सपेक्टेशन भी पेरेंट्स की होती है, स्कूल्स की होती है, टीचर्स की होती है कि मेरे स्कूल में नंबर सबसे ज़्यादा हो। लेकिन कभी ये वार्ता इस पर नहीं होती कि बेटा सीखा क्या, जो सीखा उसको अप्लाई कैसे किया, लर्निंग को कितना सीखा, क्या सीखा, नया क्या सीखा, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। और इस कारण से क्या होता है कि जब हम निरंतर सक्सेस के ऊपर बच्चों का ध्यान केंद्रित करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती जो उनके अंदर पैदा हो जाती है, दे फेल टू अप्रिशिएट फेलियर, एंड व्हेन दे फेल टू अप्रिशिएट फेलियर दे फियर फेलियर, एंड व्हेन दे फियर फेलियर तो उनके लिए फियर की कोई भी सिचुएशन स्टिग्मेटिक हो जाती है। और ये हमें पता भी नहीं लगता जब तक वो बच्चा अपने शेल में चला गया होता है। आप कभी देखिए, वो पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा नहीं खुल पाता क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं पे ये टीचर या ये पेरेंट जो है इसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए। लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर जो जज्बा है, जो प्रेफरेंस है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। इसलिए पेरेंट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बच्चे पास हो गए, अच्छा किया, प्रेजेंट्स की उन्हें कामना नहीं होती। प्रेजेंट तो एक सिंबल है, उन्हें प्रेजेंस की अपेक्षा होती है। पेरेंट के प्रेजेंट तो उन्हें कई जगहों से मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंस उन्हें बड़ी कम मिलती है। प्रेजेंस से मेरा मतलब है when you align with their feelings, with their thoughts, their aspirations, their preferences, their choices, that is presence. Presence is not being with the child. Presence is being with the child's feelings, experience, expectations, emotions, understanding what he likes and dislikes or she likes and dislikes. तो आज के इस कार्यक्रम में अच्छा ये लगा कि आप विभिन्न चीज़ों के ऊपर अपना प्रयोग कर रहे हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं, और ये जो क्वायर आपने यहाँ प्रेजेंट किया, दिस इज़ फिनोमिनल। आप देखिए, जो तबला और जो गिटार और सारे बच्चे बजा रहे थे, अगर ये सिम्फनी को आप तोड़ना चाहें कि सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, आप उस परफॉर्मेंस को ही खराब कर देंगे। जब तक वो सारे इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं तब तक वो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। इसलिए ये अपेक्षा मत रखिए कि हमारा बच्चा इस दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा बनेगा ना। यू डोंट हैव टू मेक हिम बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू हैव टू मेक हिम बेस्ट फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए अच्छा बने, समाज के लिए अच्छा बने, राष्ट्र के लिए अच्छा बने, परिवार के लिए अच्छा बने। जिस दिन आपके अंदर इस प्रकार का भाव जगा कि वो बेस्ट फॉर द नेशन बने, न कि बेस्ट इन द नेशन बने, आप देखिएगा आपके बच्चे में, समाज में, परिवार में, स्कूल में, सब जगह एक क्रांति आ सकती है। नमस्कार।